हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। दस मी डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा परस्यूट है, एक छोटा सा एम है मैं जो आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू वेरी अर्ली। इसको नाम जो मर्जी दे दिया जाए, ये आइडिया ये है। इसको बोल, मैंने नाम कितना अच्छा सोचा था, मैंने इसको बोला जल्दी जल्दी टॉपिक्स। सो व्हाट इज द प्लान ओवर हियर इज कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, वो बेचारे एक बड़े मेजर प्रॉब्लम में रहते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी है जो स्टैटिक पोर्शन ऑफ पॉलिटी करते टाइम यू कैन नॉट जस्ट एड्रेस, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल कि आप उसको बहुत ज्यादा इन डेप्थ पढ़ लो। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल कि आप ना सारे टॉपिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल, आप फंडामेंटल राइट्स पूछ रहे हो। डू यू रियलाइज कि फंडामेंटल राइट्स पढ़ते पढ़ते देयर कुड बी अ होस्ट ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स which can be asked by UPSC exam, but no person, no aspirant can even imagine कि सारे के सारे टॉपिक्स कर लेंगे at all times। जैसे सेडिशन था, सेडिशन फॉर अ लॉन्ग टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बट जब आप सेडिशन पढ़ रहे होते हो, तो जब आप जा रहे हो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, अब जब आप आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 1 पढ़ रहे हो, तो अब इसे यू कैन जस्ट टच अपॉन सेडिशन, बट यू कैन नॉट गो एट डेप्थ अबाउट सेडिशन। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फॉर ऑल एस्पिरेंट्स, एंड दैट इज वाई या तो वो इस टॉपिक को छोड़ के चले जाते, या फिर जिस दिन उनको ऐसा कुछ और करने को नहीं होता, दे गो द एंटायर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द टॉपिक एंड देन स्टार्ट डूइंग पीएचडी ऑन दैट टॉपिक। दोनों ही केस तुम्हारे लिए बड़ा मैसिव नुकसान दे सकते हैं। सो व्हाट हैव आई डन, pardon me wearing these glares because I have to protect my eyes from the glare of the screen which is very very hurting, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। सो द पॉइंट हियर इज कि मैंने ये छोटे छोटे डिस्कशंस किए, सो इट्स अबाउट 20-25 मिनट्स ऑफ डिस्कशंस, नॉट मोर देन दैट। क्विक कॉम्पैक्ट क्रिस्प डिस्कशन ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज आई सेड, आई लीव इट टू माय डिस्क्रिप्शन, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी चाहे तो ऐसा आउट ऑफ द वे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे बेल, parole, फरलो, any of these topics can be discussed in 20-25 minutes flat। तुम अपने नोट्स बनाओ एंड लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू थ्रू दिस टॉपिक, जल्दी जल्दी टॉपिक्स। और आज ये जो जल्दी जल्दी टॉपिक्स है, मैं क्वेश्चन मैं पूछूंगा, राइट, और मैं ही तुम्हें उसका आंसर दूंगा। सो आज का टॉपिक इज विद रिलेशनशिप टू एफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। तो अभी के लिए तुमसे ऊपर वाला कॉन्सेंट्रेट करो। तो और मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ पे बैठे हुए, तो तुम लोग मेक श्योर दैट यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स ऑफ दिस। एज यूट्यूब को एंटरटेनमेंट का साधन मत बनाओ। मेक श्योर दैट यू वॉच दिस एंड यू मेक नोट्स ऑफ दिस। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मार्शल लॉ और नॉट? ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोगों को इसका ना बैकग्राउंड मालूम होगा। दे वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये मैं क्वेश्चन ही क्यों पूछा। तो बिफोर आई स्टार्ट आंसरिंग दिस क्वेश्चन एंड वील गेट डाउन टू दिस, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मार्शल लॉ या फिर एफ्स्पा में ये समानता या ये डिस्कशन आई क्यों? वाई आर वी डिस्कसिंग दिस इन द फर्स्ट प्लेस? यार कुछ तो करीबी मामला होगा ना। हाँ सर, कहीं तो चिंगारी है, तभी तो धुआं उठ रहा है, ये सुनो। सो वाई एम आई डिस्कसिंग एफ्स्पा विद मार्शल लॉ? पहले समझते हैं आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को मार्शल लॉ से कंफ्यूजन क्या है। सो व्हाट इज मार्शल लॉ? मार्शल लॉ एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्थिति आ सकती है, द सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, लॉ एंड ऑर्डर, पीस, जो पब्लिक ऑर्डर है, वो सब बिल्कुल उड़ जाए, एक ऐसी सिचुएशन आ जाए। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं इसलिए इसको इतना जोर से बोल रहा हूं कि प्लीज अंडरस्टैंड, बिकॉज भगवान का रहम है कि हमारे देश पर पोस्ट इंडिपेंडेंस एक बार भी भगवान की तरह से मार्शल लॉ नहीं लगा। सो मैं इसलिए तुमको सिर्फ समझने के लिए बोल सकता हूँ, एंड गुड, मैं भगवान चाहूंगा कि ऐसे भगवान से मेरे हमारी सबकी प्रार्थना ही होनी चाहिए कि ये सिर्फ हम समझने की कोशिश करें, हमें देखना ना पड़े। सो व्हेन आई एम सेइंग मार्शल लॉ, एक ऐसी अनबिलीवेबल अर्जेंट कंडीशन जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन समझते हो, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लीड कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट को लीड कर रहा है, वो जो उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सिविलियंस को हटा दिया जाता है, बोलते भाई लोग तुम लोग हट जाओ, अब मिलिट्री या पुलिस संभालेगी द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो उस कंडीशन को पुलिस स्टेट बोला जाता है। एज ए सेड, हमारे देश में ऐसा कभी हुआ नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट, अगर तुम लोग थोड़ा सा इमेजिन करोगे कि मैं कौन सी कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो एक ऐसी कंडीशन जो हमने देखी नहीं। इमेजिन कश्मीर में कितना बुरा हाल था,
इंसर्जेंसी के टाइम पर, अभी भी है, लेकिन उस टाइम पर जब ये इंसर्जेंसी अपने चरम सीमा पे थी तब कितनी मेजर प्रॉब्लम थी। उसी तरह से पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट, वी सीन वेरी बैड सिचुएशंस नॉर्थ ईस्ट में, बट हमने वो दिन नहीं देखा भगवान की दया से कि मार्शल लॉ लग गया। लेकिन अगर मार्शल लॉ लग जाता तो क्या होता? तो बिफोर आई गो टू एफ्स्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्शल लॉ लग जाने का क्या मतलब होता है। सो मार्शल लॉ लग जाने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा आर्टिकल 34 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर तुम इसको रीड कर पा रहे हो तो आर्टिकल 34 बोलता है कि जब कहीं पर मार्शल लॉ लगा होता है तो वहां पर फंडामेंटल राइट्स की रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। तुम सोचोगे कहाँ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, कहाँ मार्शल लॉ, ये दोनों कनेक्शन क्या है? सो प्लीज कीप रीडिंग दिस पार्ट। और थर्ड लाइन का सेकंड पैराग्राफ, सेकंड वर्ड से पढ़ना स्टार्ट करो। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ इंडेमनीफाई एनी पर्सन इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और द स्टेट और एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्ट डन बाय हिम in connection with maintenance or restoration of the order in any area within the territory of India where martial law was enforced। समझ में तुम्हें मोस्टली कुछ आया नहीं होगा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे जो दो तीन कीवर्ड्स है उसको समझो। इंडेमनिफिकेशन क्या होती है? इंडेमनिफिकेशन क्या होती है? सपोज मैं तुम्हें इंडेमनीफाई करूं, सो मैं बोलूं सिद्धार्थ इंडेमनीफाइज एबीसी, तो इंडेमनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि सिद्धार्थ ने ये लिख कर दे दिया या सिद्धार्थ ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि अगर एबीसी से कोई गलती हो तो मैं उसका जवाबदार हूं, मैं उसका भुगतान करूंगा। दिस इज कॉल्ड इंडेमनिफिकेशन, वेरी लेमैन टर्म्स, नॉट टेकिंग एग्जैक्ट टर्म्स एंड ऑफ लॉ, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड लॉ that much, you just have to understand. So now read the again the second line ka last say and start reading. Parliament may by law indemnify any person in the service of the union state or any other person in respect of any act done by him in connection with maintenance of restoration of order in any area within the territory of India where martial law was enforced. What am I saying? कि मैं एक यूनियन का ऑफिसर हूं, मैं आर्मी का हो सकता हूं या स्टेट का हूं, ओके, मैं पुलिस का हो सकता हूं, मैं कोई ऑफिसर हो सकता हूं वहां पर आर्मी में, पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, और मैं एक ऐसी जगह पे पोस्टेड हूं जहां पर मार्शल लॉ लग गया। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मार्शल लॉ कब लगता है? जब ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है कि मेरा देश का या उस पार्ट का सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी सब बड़े मेजर खतरे में। अब मुझे बचाना है उस एरिया को, ओके, तो मैं एक ऑफिसर हूं और मैं उस ऑफिसर के नाते मैं कुछ ऐसे एक्शंस लेता हूं जो मुझे लगता है कि उस टाइम पर उस जगह के लिए एक करेक्ट डिसीजन है। हाउएवर वो मुझे लगता है, ओके, जो मुझे लगता है वो जरूरी थोड़ा ना कि ठीक ही होगा। लेकिन यहां पर आर्टिकल 34 क्या बोलता है कि अगर सिद्धार्थ ने ऐसा कुछ किया भी है और सिद्धार्थ ऑफिसर ऑफ द यूनियन है, सिद्धार्थ ऑफिसर ऑफ द स्टेट है, तो घबराने का नहीं। अगर सिद्धार्थ से कुछ गलती हो भी गई या सिद्धार्थ ने कोई रूल तोड़ भी दिया तो भी पार्लियामेंट में बाय लॉ इंडेमनीफाई दैट पर्सन, मतलब मैं उसकी जवाबदारी नहीं दूंगा। दैट इज नॉट फॉर मी टू आंसर, दैट इज फॉर पार्लियामेंट बाय लॉ टू आंसर। मैंने क्या बोला था? इंडेमनिफिकेशन। सो व्हाट हैपेंस हियर इज आई एम नॉट एक्चुअली आंसरेबल टू द टू द कोर्ट ऑफ लॉ इन स्ट्रिक्ट वर्ड्स, बिकॉज मेरी गलती थोड़ा ना, मैंने तो मार्शल लॉ के दौरान जो भी एक्शन लिया था और मैंने आर्टिकल 34 पढ़ने के बाद किया था, उसमें लिखा था कि पार्लियामेंट मुझे इंडेमनीफाई करेगा बाय लॉ। सो ये सिचुएशन होती है जब भी किसी भी जगह पे मार्शल लॉ लग जाता है। तो नाउ अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अब थोड़ी देर के लिए मुझे इमेजिन करके रखना, ठीक है? तो सिद्धार्थ अरोरा is an officer of the union or the state who is working, who is doing some action while there is a martial law in force. Now let's go to Armed Forces Special Power Act. Okay. So Armed Forces Special Power Act में कब लगती है? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट नॉर्थ ईस्ट में बहुत जगह लगा, जम्मू कश्मीर में बहुत टाइम लगा, जब फिर से देयर इज अ वेरी मेजर डेंजर
टू सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। अब मेरी बात ध्यान से सुननी, ठीक है? तो ये नॉर्मल हो गया, ये मार्शल लॉ हो गया। समवेयर इन द मिडल ऑफ दिस इज एफ्स्पा। हालात बहुत नाजुक है, लेकिन मार्शल लॉ जितने सीरियस नहीं है। तो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स दी जाती है। वाह, क्या स्टाइल है! मैंने क्या बोला? आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट में आर्म्ड फोर्सेस को, डिफेंस फोर्सेस को, जो काउंटर इंसर्जेंसी, जो वहां पर हमारे लिए देश की रक्षा कर रहे हैं, उस रीजन की रक्षा कर रहे हैं, उनको कुछ स्पेशल पावर्स दी जाती है। जैसे उनको स्ट्रिक्टली स्पीकिंग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नहीं फॉलो करना पड़ता। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ना ऐसे बड़ी सारी प्रोटेक्शन होती है। तुम किसी को अरेस्ट करो तो पहले उसको वार्निंग दो, फिर उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताओ। इतनी देर में तो आतंकवादी ने गोली मार देनी है। सो द सिचुएशन है कि टू प्रोटेक्ट आवर मेन एंड ऑफिसर्स एंड ऑल्सो टू मेक श्योर कि हमारा देश या हमारे देश का रीजन प्रोटेक्टेड रहे, हम ये थोड़े बहुत सेफगार्ड्स हटा देते हैं। उसमें बहुत सारे पावर्स ऐसे दिए गए टू आर्म्ड फोर्सेस कि वो XYZ चीजें कर सकते हैं, विच एक्चुअली डज नॉट फॉलो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेफगार्ड्स। लेकिन इट इज स्टिल नॉट मार्शल लॉ। कैसे सबूत होता है इसका? सबूत यह है जो तुम्हें येलो में देखेगा। इन मार्शल लॉ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हटा दिया जाता है। मैंने क्या बोला? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बोला भैया तुम लोग छोड़ दो, ये अब पुलिस स्टेट हो गया है, ये मिलिट्री के कंट्रोल में, एडमिनिस्ट्रेशन में मिलिट्री के कंट्रोल में है, और लॉ एंड ऑर्डर और जो काउंटर इंसर्जेंसी है, जो भी चल रहा है, वो भी पुलिस के पास है। लेकिन द सिचुएशन यहां पर यह है कि आफ्स्पा में ऐसा नहीं होता। आफ्स्पा में जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं वो अभी भी लॉ एंड ऑर्डर या काउंटर इंसर्जेंसी, वो जो आतंकवादियों के अगेंस्ट ऑपरेशन है या नक्सलाइट्स के अगेंस्ट ऑपरेशन है, जो भी होगा वो कर रहे हैं। सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभी भी वहीं पर है। पुलिस थानों में काम वैसे ही हो रहा है। तो द सिचुएशन इज कि वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी तरह से हटा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी है, बट आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स दे दी गई है। इससे दूसरी बात भी प्रूव होती है। दूसरी बात यह प्रूव हो रही है कि तुम्हें मैंने बताया था मार्शल लॉ में मेरी जवाबदारी नहीं है। सिद्धार्थ वॉज एन ऑफिसर ऑफ द यूनियन एंड पार्लियामेंट ने इंडेमनीफाई किया। बोले सिद्धार्थ तुमने जो कुछ भी किया तेरे को जवाबदारी नहीं है, जो भी है हम तेरे को इंडेमनीफाई कर रहे। आफ्स्पा में ऐसा नहीं होता। जो ऑफिसर है, जो भी मेन ऑन द ग्राउंड है या दोस्त हु आर सर्विंग, चाहे वो पुलिस के हो, चाहे आर्मी के हो, कमांडो से हो, जो भी है, जो भी चले, दे आर आंसरेबल फॉर देयर एक्शंस टू द कोर्ट ऑफ लॉ। कोई इंडेमनिफिकेशन नहीं है। सो आफ्स्पा अगर होता और अगर आफ्स्पा मार्शल लॉ होता तो कोई भी मिलिट्री ऑफिसर को, कोई भी हु सर्विंग इन दैट एरिया, उसको जवाबदारी ना होती। बट तुमने ऐसे सुना होगा, तुमने कभी कभी न्यूज पेपर में पढ़ा होगा कि XYZ एरिया में XYZ इवेंट में XYZ पुलिस ऑफिसर या मिलिट्री ऑफिसर को कोर्ट मार्शल हो गया या कोर्ट में इंक्वायरी हो गई। क्या हो गया? वो कैसे हो गया? अगर वो मार्शल लॉ होता तो वो इंडेमनीफाइड होता, और इंडेमनीफाइड होता तो उसको जवाब ही ना देना पड़ता। लेकिन उसको जवाब देना पड़ रहा है, इसका मतलब है वो इंडेमनीफाइड नहीं है। और अगर इंडेमनीफाइड नहीं है तो आफ्स्पा मार्शल लॉ नहीं है। वाह! सो लास्ट लाइन क्या है? सो आफ्स्पा कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज मार्शल लॉ। वो स्कूल में आता था ना, मैथ्स का क्वेश्चन आता था ना, मैथ्स के क्वेश्चन में क्या आता था? हेंस प्रूव्ड। तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया। सो आफ्स्पा ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है इट इज मार्शल लॉ, बट एक्चुअल ट्रूथ इज दैट इट इज नॉट मार्शल लॉ। और इसका एक और तरीका हमेशा कैसे याद रखना, ऑल्दो मैंने अब तो तुम्हें इतना एक्सप्लेन भी कर दिया और छोटे से टाइम पीरियड में कर दिया, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड टू रिमेंबर, ये हमेशा याद रखना कि इंडिया में मार्शल लॉ लगा ही नहीं है। सो एज हिस्टोरिक फैक्ट हो गया कि इंडिया में मार्शल लॉ कभी लगा ही नहीं। तो जब इंडिया में मार्शल लॉ ही नहीं लगा हुआ तो वाई आर यू वरिड अबाउट कि मार्शल लॉ है या नहीं है? एस्पा इज नॉट मार्शल लॉ। इट डज लुक लाइक दैट बिकॉज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। नाउ ये जब भी सिचुएशन आती है, सो इट इज बाउंड टू गेट सम काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। मैं ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहा हूं? आफ्स्पा थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म में पक्का ही आएगा बिकॉज स्पेशल पावर्स थी। देखो, जब भी हम लोग क्रिमिनल लॉ की बात करते हैं, जब भी हम अरेस्ट की बात करते हैं, जब भी हम डिटेंशन की बात करते हैं, तो तुम लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा
तो हम आर्टिकल 20, 21, 22 पूरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लेफ्ट राइट बिल्कुल सारे के सारे सेफगार्ड्स के बाद ऑल द सेफगार्ड्स आर फॉलोड एंड देन किसी को अरेस्ट किया जाता है, किसी को जेल में लेकर जाया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब स्पेशल पावर्स इस तरह से दे दी जाती है आफ्सपा टाइप के केसेस में, या फिर फॉर दैट मैटर अगर तुमको याद है तो पहले पहले ऐसे भी केस लॉज हुआ करते थे, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा 2002 टाडा एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसमें ये स्पेशल लॉज होते, तो स्पेशल लॉज स्पेशल कंडीशंस के लिए होते। यार अब तुम जो ये सीजन्ड क्रिमिनल्स होते हैं यू नो, या क्रिमिनल्स है, ये तो मर्डरर्स है, द मर्सिनरीज, जो टेररिस्ट है वो यू नो ट्रेंड किलर्स है, इनका काम ही है कि देश में इनोसेंट लोगों को मार देना, यू नो प्रॉब्लम क्रिएट करना। अब उनके साथ तुम बोलो कि जी मैं तो सारे सेफगार्ड्स पहले फॉलो करूंगा और फिर इसको अरेस्ट करूंगा। डू यू रियलाइज कि ये वी विल बी क्रिएटिंग हैवक, हम लोग डेंजर क्रिएट कर देंगे फॉर आवर फोर्सेस, आवर मेन, आवर पुलिस, आवर आर्मी। वो अपना काम इफेक्टिवली कर ही नहीं पाएंगे। उनको वारंट लेकर जाएंगे क्या? वो वहां पे वार्निंग देंगे क्या? वो उस लायक है क्या? जो टेररिस्ट लोग हैं वो तो गोली मार देंगे उतनी देर में। हेंस आफ्सपा का होना बड़ा जरूरी है। लेकिन एज स्टूडेंट्स ऑफ लॉ, एज स्टूडेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देन द सो कॉल्ड प्योरेस्ट पीपल, जो सिर्फ बोलना चाहते हैं कि यार हर केस में कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड हो और सारी प्रोटेक्शन हो, और तो सर दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग कि आफ्सपा मिसयूज भी हो सकता है, राइट। एंड इसके थोड़े बहुत एक दो चार इवेंट्स होते हैं, बाकी उसको ऐसा बढ़ावा मिल जाता है, वो ये सब गड़बड़ हो गया। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट पार्ट ऑफ दैट। The situation here is कि why are we discussing this? Because AFSPA comes under storm, under criticism from various sources, and that is why government पे बहुत बार प्रेशर होता है कि फलां फलां जगह से AFSPA हटा दिया जाए। So नॉर्थ ईस्ट में से बहुत सारी जगहों से AFSPA हटा दिया गया। Why? Because the government does not want to use AFSPA. It's a special power until unless it is really required. And similarly, the defense forces would also not like to have AFSPA until unless it is required. लेकिन where it is required, they would certainly like to have these स्पेशल पावर्स। हेंस मैंने तुमको समझा दिया है इतने से छोटे टाइम में आर्टिकल 34 इंडेमनिफिकेशन, मार्शल लॉ, एंड यू हैव नाउ अंडरस्टूड आफ्सपा इज नॉट मार्शल लॉ। ज्यादा टाइम में लेना नहीं चाहता था, छोटे छोटे टॉपिक्स है, लेट्स फिनिश इट ऑफ इन छोटे छोटा टाइम। एक छोटा सा आप लोगों के लिए ऑफर है, इट्स एन गुड अनाउंसमेंट, गेट अप टू 50% ऑफ ऑन यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाओ। मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूँ कि अन अकेडमी इस तरह के ऑफर्स लेकर आता है। यूपीएससी की जर्नी में आपको जहाँ तक पैसे बचा सकते हो वहाँ पे बचाओ। अब तो तुम लोगों ने हमारा पढ़ाने का तरीका देख ही लिया है। मैंने जिस तरह से पॉलिटी पढ़ा है, आई एम श्योर मैं अपने स्टूडेंट्स के को गारंटी से बोल सकता हूँ कि इस तरह से पॉलिटी कभी नहीं पढ़ाया गया। सो इतनी मेहनत जब हम लोग कर रहे हैं तो ये आपका फायदा होगा। आई एम श्योर यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस पार्ट। टारगेट सीएससी 2024 है, जो 24 के लिए पढ़ना चाहते हैं। एक साल का बैच है, आरएम बैच, अबाउट 39,000 में आपको मिल जाएगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप सेड लाइव कोड यूज करो, SIDLIVE। और सीएससी 2025 को टारगेट करने के लिए बैचेस, फाउंडेशन बैच और 2025 सेड लाइव कोड यूज करोगे जून 30 तक, जून 30 की रात को ये खत्म हो जाएगा, तो अराउंड 53,000 में तुमको ये मिल जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस पार्ट। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स के मैं वीडियोस तुम्हारे लिए लेते हुए आऊंगा। I hope you have enjoyed this. In the words of One Academy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.